हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल कोचिंग। आज हम जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस एक टॉपिक है और ये बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टीचरशिप के एग्जाम्स हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उसका फर्स्ट लेसन है। हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी 1 से। सो फर्स्ट हम देखते हैं एनवायरनमेंट। तो हम पहले एनवायरनमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। एनवायरनमेंट का डेफिनेशन हो गया एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग और सराउंड्स इफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं और चारों तरफ हमें सराउंड किए हुए हैं, उनको बोला जाता है द एनवायरनमेंट। हम जो भी कुछ देख रहे हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको कलेक्टिवली बोला जाता है एनवायरनमेंट। अभी हम आ जाते हैं द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, रेनफॉल, ये सब हो गए हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हो गए लिविंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इकोलॉजी। Ecology is defined as a scientific study of the relationship of living organisms with each other and with the environment. Okay? तो जो हमारा टॉपिक है इकोलॉजी, इकोलॉजी एक इंटर म्यूचुअल रिलेशनशिप है। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस वे में वन अनदर से रिलेटेड है। जैसे कि सारे ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम अपने एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड हैं। क्योंकि देखिए, अगर पानी है, बिना पानी के हम रह नहीं सकते। हमें वाटर चाहिए, हमें एयर चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए। ओके, एंड हमें फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर हम डिपेंडेंट हैं। हमें प्लांट से खाना चाहिए, हमें फूड चाहिए एनिमल से। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड है एंड जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। तो जिस साइंस के जिस टॉपिक में हम इस पार्ट को स्टडी करते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिलेशनशिप होता है एंड विद द एनवायरनमेंट, उसी को बोला जाता है इकोलॉजी। तो यहाँ पे कुछ हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं जो कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि ए बायोटिक। ओके, सो बायो का मतलब होता है लाइफ। सो बायो, जो ए बायोटिक हो गए, ए बायोटिक मतलब हमारे एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड बायोटिक का मतलब हो गया हमारे एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स। तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है क्या, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल एंड जी इकोलॉजिक सबस्ट्रेटम। देन ग्रीन प्लांट, बायोटिक मतलब ये हो गए हमारे लिविंग कंपोनेंट्स। ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बायंट्स, एनिमल्स, ये जितने भी हैं सबको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक रफ पिक्चर दिया है। जैसे कि देखिए, प्रोड्यूसर, जो प्लांट है वो हो गया हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब उसे क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे नॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को लेके वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। मतलब सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के साथ रिलेटेड है, मतलब प्लांट से ही उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड मिलता है। सो प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स इन आवर एनवायरनमेंट। ओके, सो प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं। जितने भी हर्बीवोरस हो गए, हर्बीवोरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब हो गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको सिंप्लीफाई करके हमारे एनवायरनमेंट में उसको फिर से मिक्स होने में हेल्प करते हैं। ओके, तो जैसे जितने भी मतलब जैसे कि हम कोई ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि किचन का वेस्ट ऐसा कुछ भी अगर फेंक देते हैं तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है। तो ये जो वेस्ट को, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एनवायरनमेंट में मिलाने का काम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में मेनली आते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस। उसके बाद हम देखते हैं स्पीसीज। ओके, एक स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम होगा और जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो पाएगा, और इंटरब्रीडिंग के बाद वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करेंगे। ओके, तो उन लोगों को हम बोलेंगे, उस ग्रुप को बोलेंगे वन स्पीसीज। जैसे कि टाइगर, तो टाइगर एक ही स्पीसीज है, जितने की ह्यूमन बींग्स हैं हम सारे एक स्पीसीज हैं। जितने लायन है, लायन एक स्पीसीज है। तो अभी हम स्पीसीज का डेफिनेशन देखेंगे। तो स्पीसीज क्या है, देखिए, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स मतलब क्या, जो फर्दर न्यू जेनरेशन को प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी होगा, उनको हम बोलते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो जब एक स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जितने सारे ह्यूमन बींग्स हैं सारे एक ही स्पीसीज में आते हैं। तो ये जो एक स्पीसीज है इनमें जब इंटरब्रीड होगा तो जो एक न्यू बेबी प्रोड्यूस होगा वो एक फर्टाइल बेबी होगा। तो सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम सारे एक ही स्पीसीज में आते हैं। तो जब एक ही स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होता है और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो फर्टाइल होता है। ओके, जब एक स्पीसीज के अंदर मतलब रिप्रोडक्शन जब ह्यूमन बींग और ह्यूमन बींग के बीच में होगा तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। ओके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है वो ऑफस्प्रिंग जो फर्दर आगे अपनी जेनरेशन को कंटिन्यू कर पाए, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी होना चाहिए। If species are not closely related, it's often impossible for individual of the different species to breed. Okay. तो मतलब जैसे कि हम टाइगर और ह्यूमन बींग्स लेंगे तो ये दोनों तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। अगर दो ऐसे स्पीसीज लेते हैं जो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, मतलब एक टाइगर ले लेते हैं और एक रैबिट ले लेते हैं, एक रैबिट ले लेते हैं, एक एलिफेंट ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, मतलब है कुछ सिमिलैरिटीज लेकिन बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इनको बोलेंगे हम नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो दो ऐसे स्पीसीज जो जिनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल ही नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, if members of the two closely related species do interbreed and produce offspring, the hybrid will be sterile. Mules
प्रोड्यूस बाय मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। ओके, लेकिन अगर हम दो ऐसे स्पीसीज लेते हैं जिनके बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल लायन और टाइगर, लायन और टाइगर बहुत क्लोजली रिलेटेड है। यहाँ पे लिया गया है डोंकी एंड हॉर्स, वो भी बहुत क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन अगर एक डोंकी और एक हॉर्स को लेके हम रिप्रोडक्शन करवा भी देते हैं, इंटरब्रीड करवा भी देते हैं, तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो स्टेराइल होगा, मतलब वो आगे रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, आगे वो किसी और जेनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, सो उसको बोला जाता है म्यूल। जब एक मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को लेके एक न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा किया जाता है, जो हाइब्रिड, उसको मतलब दो अलग अलग स्पीसीज को लेके जब हम ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं उनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। तो उसमें जो प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है म्यूल। लेकिन म्यूल जो है वो क्या होगा, वो स्टेराइल होगा, मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं होगा। अभी हम देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ओके, जो हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो इकोलॉजी में कौन कौन से लेवल है में हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। हमारे इकोलॉजी में सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक, मतलब एक फिश, एक लायन, एक टाइगर, एक रैबिट, तो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे इंडिविजुअल। So, organism is an individual living being that has the ability to act or function independently. Okay, जैसे कि यहाँ पे मतलब हम एक सपोज एक लायन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली वो सरवाइव कर सकता है, तो वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल है। इस सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे इंडिविजुअल। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज living in the same area at the same time. Okay, तो population किसे बोलेंगे, एक particular species के जितने भी numbers हैं। For example, मान लीजिए एक forest है, forest में 200 tigers हैं। Okay, एक forest में suppose 200 tigers हैं, तो वो 200 को बोला जाएगा tiger population। Suppose 4000 deer हैं, तो वो deer को बोला जाएगा deer population। मतलब एक ही एरिया में उसी टाइम पे एक स्पीसीज के जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको बोला जाएगा पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। ओके, अगर एक फॉरेस्ट में अभी मतलब प्रेजेंटली उसमें अगर 200 टाइगर्स हैं अभी, तो उसको बोला जाएगा टाइगर पॉपुलेशन। सपोज 1000 एलिफेंट हैं, तो उसको बोला जाएगा एलिफेंट पॉपुलेशन। Okay, organisms of the same species separated geographically are unlikely to breed, though the ability to do so remains. The separated organisms are regarded as being members of the different population. Okay, तो मान लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले जाएंगे। सपोज यहाँ पे एक बहुत ऊंचा माउंटेन है। ओके, सपोज एक बहुत ऊंचा माउंटेन है और कुछ टाइगर स्पीसीज यहाँ रहते हैं, कुछ टाइगर्स यहाँ रहते हैं, ठीक है। लेकिन उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन है, या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वाटर मास है। मतलब एक टाइगर यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, और यहाँ पे जो टाइगर है वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। मतलब उनके बीच में इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी है, लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक जियोग्राफिकल बैरियर है। तो इन लोगों को भी हम एक पॉपुलेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक और इकोसिस्टम हो गया, ये एक अलग इकोसिस्टम हो जाएगा। तो इसको अगर हम बोलेंगे पॉपुलेशन 1, ये कोई दूसरा पॉपुलेशन हो जाएगा पॉपुलेशन 2। अगर वो जियोग्राफिकली कंप्लीटली सेपरेटेड है, उनके अंदर इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वो ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती, तो उन लोगों को भी हम एक पॉपुलेशन में काउंट नहीं करेंगे।
उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है एक इकोसिस्टम में जितने सारे जो स्पीसीज होते हैं सबको मिला के बोला जाता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम in order to survive, members of any one species depend on members of different species with which they actively interact in several ways. Okay, तो सपोज हम एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। फॉरेस्ट में टाइगर होते हैं, लायन होते हैं, डियर होते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है कम्युनिटी। मतलब एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में टोटल जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबको कलेक्टिवली बोला जाता है कम्युनिटी। ओके, और एक कम्युनिटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे एक दूसरे से डिपेंड करते हैं खुद की सर्वाइवल के लिए। मतलब एक जो टाइगर है वो डियर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ट्री के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इवन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी डिपेंडेंट है। तो एक इकोसिस्टम में सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिपेंड होके सरवाइव करते हैं। इसलिए अगर कोई भी स्पीसीज के ऊपर कोई बैड इफेक्ट पड़ता है तो वो बैड इफेक्ट पूरी कम्युनिटी के ऊपर वो हम देख सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। और ये जो इंटरलिंक वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम जब फूड चेन, फूड वेब पढ़ेंगे, इसको और क्लियरली हम समझ पाएंगे। क्यों? जब एक स्पीसीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट हम बाकी सारे स्पीसीज पर कैसे देख सकते हैं, वो हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, both biotic and abiotic components of a given place at a given time are collectively referred to as an ecosystem. Most flows of energy and nutrients in an ecosystem are between the members of biotic community. Relatively few flows of energy and nutrient enter or leave from the surrounding ecosystem. Thus, ecosystems are to a large extent self-contained and self-sustaining. Okay. तो मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो हम कम्युनिटी बोलते हैं। उसके बाद उनको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, मतलब सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो जितने एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए ये अर्थ के ऊपर सिर्फ प्लांट्स हैं, ना पानी है, ना सॉइल है, ना सनलाइट है, तो भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमें सरवाइव करने के लिए एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स भी चाहिए, जैसे कि पानी चाहिए, खाना चाहिए, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब चाहिए। ओके, तो इनको कलेक्टिवली बोला जाता है एक इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? एक ऑलमोस्ट एक सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी है जिसमें कि एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। और उसमें क्या होता है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में इंटर रिलेशन एस्टैब्लिश्ड रहता है। इकोसिस्टम में दो चीजें कंटिन्यूअसली होती हैं। मतलब एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक है एनर्जी का फ्लो और दूसरा है न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग। ओके, तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी वो कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए और ये जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम सन से ही आता है, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितने भी एनर्जी हमें चाहिए इकोसिस्टम को चलाने के लिए, तो उसमें मैक्सिमम सन से ही आता है। और ऐसे बोल सकते हैं जैसे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि
एनर्जी फिर रिटर्न नहीं जाता सन के पास, वो इकोसिस्टम में ही एक बार में फ्लो हो जाता है। दूसरा हो गया न्यूट्रिएंट का साइकिल। देखिए जैसे कि हम कोई वेस्ट फेंक देते हैं तो वो क्या होता है, उसको जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए रॉटिंग लॉग, ओके, तो एक लकड़ी का एक पार्ट है वो क्या सड़ रहा है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जैसे कि ये प्लांट है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करेंगे, उसमें फूड प्रोड्यूस करेंगे, फिर से वो फूड मतलब बाकी सारे एनिमल्स रिसीव करेंगे। तो न्यूट्रिएंट जो है वो हमेशा साइकिल होता रहता है, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो कोई भी एनिमल का अगर डेथ होता है तो डेथ के बाद क्या होता है, उसका जो बॉडी है वो मिक्स हो जाता है एनवायरनमेंट में, ओके, और सारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट को मिल जाते हैं। जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है उसको फिर एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट मिलता है। तो न्यूट्रिएंट जो है वो साइकिल मोशन में मतलब फ्लो होता है। मतलब देखिए जैसे कि एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म को आया, ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट को, तो न्यूट्रिएंट का क्या होता है, साइकिल होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल। और एनर्जी जो है, एनर्जी सन से आता है लेकिन वो वापस सन के पास नहीं जाता, तो एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है और जो न्यूट्रिएंट है वो साइकिल होता रहता है। ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे, एनवायरनमेंट से प्लांट के पास जाएगा, प्लांट से एनिमल के पास, ओके, तो न्यूट्रिएंट का साइकिल होता है। उसके बाद देखिए मेसोपॉज are biological system that contain biotic and abiotic features of an ecosystem but are restricted in size and under controlled condition. They are usually used for scientific inquiry. मतलब कभी कभी क्या होता है, हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और उसको हम साइंटिफिक स्टडी के लिए बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्वेरियम, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेसोपोज। तो उसका मतलब हो गया एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इकोसिस्टम जिसका एरिया लिमिटेड होगा और उसमें कंडीशन भी रेस्ट्रिक्टेड होंगे, और उसका जो प्राइम पर्पस होता है वो होता है साइंटिफिक स्टडी। देखिए नेक्स्ट हो गया, टू रिमेन सस्टेनेबल एन इकोसिस्टम रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एनर्जी अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जांपल लाइट फ्रॉम द सन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सेप्रोट्रॉप्स आर crucial for continuous provisions of nutrients to producers, okay, recycling of waste, certain by products of metabolism, for example ammonia from excretion, a toxic decomposing bacteria often fulfill this role by deriving energy as toxic molecules are broken down to simple and less toxic molecules, okay, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए मिनिमम 2 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन है उस इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई एक ऐसे सोर्स जहां से कंटिन्यूअस एनर्जी उसको मिलना चाहिए, और ये जो सोर्स है वो होता है सन। मतलब हमें हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन, वो सन से ही मिलता है। उसके बाद आ गया न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि प्लांट से एनिमल तक, एनिमल का अगर डेथ हो गया तो वो फिर एनवायरनमेंट, तो जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है मतलब जब हमारा भी डेथ होगा, हमारे डेथ के बाद क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होने के बाद हमारे बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं फिर भी हम वो एयर में, वाटर में, सॉइल में वो मिक्स हो जाएगा। तो कोई भी वेस्ट हो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स करने का काम मेनली कौन करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो
डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करते हैं, जैसे कि फंगस। ओके, बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। तो अब हम सब मशरूम देखिए, मशरूम एक ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जहाँ पे डिकम्पोज्ड, ओके, एक डिकम्पोज्ड मटेरियल होगा, और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, कोई भी वेस्ट हो गया, वेस्ट को क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को वो सिंप्लीफाई करके हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एमोनिया का। ओके, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एमोनिया रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। ओके, वेस्ट से एमोनिया निकलेगा और फिर क्या होगा, वो एमोनिया क्या होता है, एमोनिया एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको लेस टॉक्सिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको एनवायरनमेंट में मिक्स होने के लिए हेल्प भी करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, अभी हमने जो पढ़ा। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म। ओके, पॉपुलेशन का मतलब होता है उसी स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म उसी एरिया में हैं अभी प्रेजेंटली जितने हैं। उसके बाद आ गया कम्युनिटी, तो टोटल बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हो गए हमारे कम्युनिटी। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है टोटल बायोटिक कंपोनेंट्स along with their फिजिकल एनवायरनमेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स, सबको अगर हम कलेक्ट करेंगे, सबको कलेक्टिवली बोला जाएगा इकोसिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का डेफिनेशन हो गया, बायोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। Biosphere represents a highly integrated and interacting zone comprising atmosphere, hydrosphere and lithosphere. An ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere consisting of biotic and the abiotic components, both interacting and exchanging matrix. ओके, तो बायोस्फीयर यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया हमारे अर्थ का जो गैसियस पार्ट है वो है एटमॉस्फेयर। उसके बाद आ गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब जो सॉलिड पार्ट है, जो सॉयल, रॉक्स, ये सब है, ये आते हैं हमारे लिथोस्फीयर में। उसके बाद जो वाटर कंपोनेंट्स है, जो वाटर पार्ट है, वो हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो जब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में एक इंटरसेक्टिंग पार्ट बनेगा, और ये जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है ये वो पार्ट है जहां पे लाइफ सस्टेन हो सकता है, मतलब जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, उसी को बोला जाएगा बायोस्फीयर। तो हमारे अर्थ में बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। वो एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, वो हाइड्रोस्फीयर में भी हो सकता है, और वो लिथोस्फीयर में भी हो सकता है। मतलब ये तीनों का एक इंटरसेक्टिंग एरिया है। ओके, यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए जैसे कि हमारे अर्थ के, जैसे कि मिक्स्ड एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्टेप, ये सब के बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो अर्थ है हर जगह सेम टेम्परेचर नहीं होता, सेम रेनफॉल नहीं होता, सेम जियोग्राफिकल कंडीशंस नहीं होते यहाँ पे, इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया हम देख सकते हैं। इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक जो बायोस्फीयर हो गया वो इकोसिस्टम का एक कलेक्शन है, मतलब बायोस्फीयर के अंदर ही बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और इंडिपेंडेंट, सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट यूनिट जो है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर वो है, इकोसिस्टम वो है जो कि ऑलमोस्ट सेल्फ सस्टेनिंग है। तो बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम।
उसके बाद आता है बायोम। The terrestrial part of the biosphere is divided into enormous regions called biomes, which are characterized by similar climate, vegetation, animal life and general type. Okay? तो अगर बायोस्फीयर को हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा, बायोम्स बनेगा। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि बहुत सारे बायोम्स को मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। तो बायोम का मतलब हुआ एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो सिमिलर होगा, जो रेनफॉल पैटर्न होगा, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे। जैसे कि देखिए टाइगा, तो यहाँ पे जितने ग्रीन दिख रहे हैं वो है टाइगा। तो दुनिया में जितने भी टाइगा हैं वो सारे एक ही बायोस्फीयर, एक ही बायोम में आएंगे। उसके बाद देखिए जो ब्राउन में जितने हैं वो माउंटेन रीजन है, माउंटेन, तो इसको हम बोल सकते हैं माउंटेन बायोम। देखिए जो ये वाला ग्रीन है मिक्स्ड एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये हो गया मिक्स्ड एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, स्टेप बायोम, सवन्ना बायोम, डेजर्ट बायोम, मेडिटेरेनियन बायोम। ओके, तो बायोम मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जहां एनवायरमेंटल कंडीशन सेम होंगे एंड जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हॉट डेजर्ट। ओके, तो दुनिया में जितने भी हॉट डेजर्ट हैं वो सारे एक ही बायोम के अंदर आएंगे। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं सी, मैराइन वाटर, ओके, सॉल्टी वाटर। तो दुनिया में जितने सी हैं वो सारे एक ही बायोम के अंदर आएंगे। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो दुनिया में जितने एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो सारे एक ही बायोम के अंदर आएंगे। तो दुनिया में जितने भी बायोम हैं अगर सबको हम मिला देते हैं तो वो हो जाता है बायोस्फीयर। लेकिन एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ओके, बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल और एनी फॉर्म ऑफ वाटर जो कि ऊपर से नीचे आता है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है ताकि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन मिले। प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। वो सिर्फ अपना खाना नहीं बनाता, वो दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है सबके लिए खाना बनाता है। ओके, तो जो प्लांट की बेसिक नेसेसिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। उसके बाद आगे प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करेंगे, उसके बाद आगे सेकेंडरी कंज्यूमर जो उनको कंज्यूम करेंगे, और ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट मटेरियल होगा या फिर जो डेड बॉडी होगा जिसको वो डिकम्पोज करेगा उनको बोला जाता है डिकम्पोजर। तो ये देखिए प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा या फिर जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से रिलीज होता है उसको वो डिकम्पोज होकर एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा, फिर एनवायरनमेंट से प्लांट के पास जाएगा। ओके, तो इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। सो दैट्स ऑल अबाउट द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्ट 1। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, बट इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.